गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो आप जानते हैं पिछली वीडियो में हम जो कक्षा 12 मानव भूगोल के मूल सिद्धांत में चैप्टर पढ़ रहे थे, तृतीय और चतुर्थ क्रियाकलाप, तो उसके कुछ टॉपिक हमने कवर कर लिए थे। बाकी के टॉपिक आज उसको कवर करने का हम प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे ऐसे क्रियाकलाप जो कि प्राथमिक और द्वितीयक क्रियाकलापों या में हेल्प करते हैं या प्राथमिक द्वितीय क्रियाकलापों को पूर्ण होने में या उनके विकास में सहायता प्रदान करते हैं, तृतीय क्रियाकलाप कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम तृतीयक ही पढ़ रहे थे, ठीक है। तो तृतीय क्रियाकलाप में हमारा आता है अब दूरसंचार, क्योंकि इससे पहले हमने परिवहन पढ़ लिया। दूरसंचार आप जानते हैं, दूरसंचार क्या होता है? संदेशों का, विचारों का, विभिन्न तथ्यों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रेषण यानी फैलाव कहलाता है हमारा दूरसंचार। प्राचीन समय में दूरसंचार की प्रक्रिया परिवहन के साधनों या लिखित रूप में चला करते थे, जिससे लेखन कला का विकास हुआ था। लेखन कला के आविष्कार ने संदेशों के संरक्षित किया था, उनको संरक्षण प्रदान किया था। संचार जो पहले किया जाता था परिवहन के साधनों पर निर्भर करता था। इस प्रकार हम विभिन्न प्रकार के संदेशों को रेल, सड़क, वायु, नाव, हाथ से लिख करके परिवहित क्या करते थे यानी भेजा करते थे। इसलिए ही जो हमारे परिवहन के साधन हैं उनको संचार का पथ कहा जाता था। यानी दोबारा समझ लीजिए, संचार का पथ इसलिए कहा जाता था क्योंकि संचार के जो संदेश हुआ करते थे उनको इनके माध्यमों से ले जाया जाता था प्राचीन समय में। जैसे हम रेल के माध्यम से, डाक की हम बात कर लेते हैं। विभिन्न प्रकार की जो पोस्ट की जाती थी वस्तुएँ, वो संचार के माध्यम से ही इन परिवहन के साधनों द्वारा प्रवाहित की जाती थी, फैलाई दी जाती थी। इसलिए इनको संचार का पथ कहा जाता था। जहाँ पर इन परिवहन के साधनों का जाल तंत्र अच्छा होता था या होता है, वहाँ पर संचार का फैलाव आसानी से और सरलता से होता था। लेकिन धीरे धीरे वैज्ञानिक खोजों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के उपग्रह, मोबाइल, दूरभाष जैसे विकास हुए, विभिन्न प्रकार के यंत्र बनाए गए, जिसके माध्यम संचार का जो कार्य है वो सुलभ होने लगा और परिवहन के साधनों से रहित भी होने लगा। यानी आज मोबाइल या दूरसंचार के विभिन्न साधन हैं, टेलीफोन की बात कर लीजिए, मोबाइल की बात कर लीजिए, उपग्रहों की बात कर लीजिए, सैटेलाइट्स को कहते हैं, इनके माध्यम से अब जो हमारा संचार के जो तथ्य हैं, संचार के माध्यम जाने वाले संदेश हैं, अब वो परिवहन मुक्त हो गए हैं आधुनिक समय में। यानी कि बहुत ही कम क्षेत्रों में परिवहन के साधनों के द्वारा संचार को प्रभावित करते हैं। लेकिन अभी आप जानते हैं जो परिवहन के जो साधन हैं संचार के लिए बहुत ही सुलभ और सस्ते होते हैं। तो अभी भी जो परिवहन के साधनों का सहचार्य हमारे संचार के लिए किया जाता है वो भी समाप्त नहीं हुआ है। विभिन्न प्रकार की डाकों का निपटारण अभी भी परिवहन के साधनों द्वारा ही किया जाता है। आप जानते हैं दूरसंचार एक विद्युत प्रौद्योगिकी से जुड़ा हुआ था। दूरसंचार के माध्यम से हमने देखा था विभिन्न प्रकार के जो संदेश हैं वो विद्युतीकरण के माध्यम से बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगे हैं। और इसी संदेशों के भेजे जाने की गति के कारण दूरसंचार में एक क्रांति आ गई है। यानी संदेशों को बहुत ही तीव्र गति से, सुगमता से भेजे जाने के कारण संचार के क्षेत्र में बहुत ही बड़ी क्रांति आ गई है। आप जानते हैं जो प्राचीन समय में जो संदेश हम सप्ताह में भेजते थे एक स्थान दूसरे स्थान पर, वो अब केवल कुछ सेकंड या मिनटों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से भेजे जा सकते हैं। और उसके साथ साथ समय की बचत तो हुई है, लेकिन नूतन प्रगति भी यहाँ पर हुई है। नूतन प्रगति हमारी हुई है विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक खोजों के माध्यम से। रेडियो और दूरदर्शन ने एक स्थान से दूसरे स्थान पर की जाने वाली गतिविधियों को दिखाना प्रारंभ किया है। विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ हम एक स्थान पर बैठे हुए आसानी से देख सकते हैं, संचारित कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के चलचित्रों को, विभिन्न प्रकार के वक्तव्यों को आसानी से हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं। इसके साथ साथ जो हमारे दूरसंचार के आधुनिक स्रोत हैं वो विज्ञापन के लिए और संचार के लिए, दोनों के लिए ही विज्ञापन करने के लिए महत्वपूर्ण बन गए हैं। उनके माध्यम से विभिन्न प्रकार की घटनाओं को प्रसारित आसानी से किया जा रहा है। और इंटरनेट ने वैश्विक संचार तंत्र में वास्तविक क्रांति ला दी है। इसके साथ साथ इंटरनेट ने भी एक वैश्विक संचार तंत्र में क्रांति ला दी है। यानी अब आधुनिक समय में इंटरनेट का इस्तेमाल ज़्यादा किया जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारे दूरसंचार के बारे में हम बात कर रहे थे। जो आप इनको इनडायरेक्टली या प्रत्यक्ष रूप से देखें तो कहीं ना कहीं हमारे प्राथमिक और द्वितीयक क्रियाकलापों में ये सेवा का काम कर रहे हैं या महत्वपूर्ण भूमिका उनमें निभा रहे होते हैं। अब हम बात करते हैं, दूसरा टॉपिक आता है हमारा सेवा।
हम बात कर रहे थे क्योंकि तृतीयक क्रियाकलाप की, तो तृतीयक क्रियाकलाप में विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप होते हैं। तृतीयक गतिविधियां हैं उनमें हम विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं, विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करते हैं जो प्राथमिक और द्वितीयक क्रियाकलापों को विकास करने में मदद करते हैं। तो उसी प्रकार में हम बात करते हैं सेवाएं। तो सेवा आप जानते हैं विभिन्न प्रकार के जो सेवा क्षेत्र हैं वो हमारे तृतीयक और द्वितीयक क्रियाकलाप के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सेवाएं विभिन्न स्तरों पर पाई जाती हैं। कुछ सेवाएं उद्योगों को चलाती हैं तो कुछ सेवा लोगों और उद्योग दोनों को चलाती हैं। जैसे विभिन्न प्रकार की सेवाएं हैं, जैसे धोबी घाट की हम बात कर लीजिए, पंसारी की दुकानें की बात कर लीजिए, उच्च सेवाओं का आदान प्रदान अथवा लेखाकार, परामर्शदाता और काया चिकित्सक जैसे अधिक प्रकार की सेवाएं हैं जो विभिन्न प्रकार से मदद उसमें कर रही होती है। और अब विभिन्न प्रकार की सेवाएं ऐसी हैं, जैसे मान लीजिए कुछ तो शारीरिक सेवाएं होती हैं, कुछ मानसिक सेवाएं यहाँ मनुष्य करता है। शारीरिक सेवा में हम बात कर लेते हैं, श्रमिक है या धोबी की बात कर लीजिए, विभिन्न प्रकार के या माली है, धोबी है, नाई है आदि ये जो लोग हैं विभिन्न प्रकार की शारीरिक सेवाएं देते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो मानसिक सेवा देते हैं, चिकित्सक हैं, वकील हैं, पुलिस प्रशासन की भी बात कर लीजिए, या संगीतकार हैं, ये क्या करते हैं, मानसिक श्रम देते हैं। मानसिक श्रम से लोगों की या प्राथमिक या द्वितीयक क्रियाकलापों में हेल्प करने का प्रयास करते हैं। ठीक है। अब अनेक सेवाएं नियमित हो गई हैं, जैसे महामार्गों एवं सेतुओं का निर्माण और अनुरक्षण, अग्निशमन विभागों का अनुचरण और शिक्षा की पूर्ति आदि, ये सब क्या है, एक नियमित चीज़ें हो गई हैं, नियम पूर्वक ही की जाती हैं। जैसे मान लीजिए अगर शिक्षक की बात कर लीजिए, शिक्षक नियम पूर्वक तरीके से सेवा प्रदान करता है, एक विकासशील राष्ट्र का निर्माण करने में सहायता प्रदान करता है। या सेतु निर्माण की प्रक्रिया है, लगातार किसी न किसी भाग में सेतु यानी विकास के पथ पर विभिन्न प्रकार के सेतुओं का निर्माण होता रहता है। ठीक है। तो ये कुछ सेवा हमने इसमें बात की जो प्राथमिक और द्वितीयक क्रियाकलापों में हमारी मदद करने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ अगला टॉपिक हल्का सा बनता है तृतीयक क्रियाकलापों में, तृतीयक क्रियाकलापों में संलग्न लोग। तो अगर हम इसको एक रेशियो के बारे में बात करें, इसका मैं एक क्वेश्चन निकालने की कोशिश करें, तो आप देखेंगे कि आज का जो सेवा क्षेत्र है उसका जो प्रभाव है, उसका जो महत्व है बहुत ही अधिक मात्रा में बढ़ता जा रहा है। क्योंकि हम तृतीयक क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, तृतीयक क्रियाकलाप को हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, यहाँ पहले ही पढ़ चुके हैं। तो आप देखेंगे कि अधिकतर लोग विभिन्न प्रकार की सेवाएं आज समाज में हमारे दे रहे हैं। अगर उनको हम देखें, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले बात भी की थी, तो इस सेवा क्षेत्र में जो संलग्न लोग हैं या तृतीयक क्रियाकलाप में संलग्न लोग हैं, उनका जो औसत है बहुत ही अधिक मात्रा में है, बहुत ही अधिक है। अगर देखा जाए तो जितने भी कर्मी देश में हैं तो उनका अधिकतर प्रतिशत हमारा सेवा कार्य में लगा हुआ देखा जाएगा। ठीक है। अल्प विकसित देशों में 10% से भी कम लोग सेवा क्षेत्र में लगे हैं, जबकि विकासशील देशों में 75% से ज़्यादा लोग क्या हैं, 75% से ज़्यादा लोग हमारे सेवा क्षेत्र में लगे हुए हैं। अगर देखा जाए तो हमारा जो तृतीयक क्रियाकलाप है, सेक्टर है, इसमें क्या है, रोजगार की प्रवृत्ति बढ़ रही है, यानी अधिकतर लोग इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। या अगर देखा जाए तो जितने भी लोग कार्य कर रहे हैं उनमें अधिकतर भाग हमारा तृतीयक सेवा क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों का मिलेगा। और जो हमारा प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र है, द्वितीयक क्रियाकलाप वाला क्षेत्र है, उसमें लोगों की प्रवृत्ति थोड़ी कम होती जा रही है, यानी वो थोड़ा उसका सेक्टर क्या है वो घट रहा है। इसके लिए हम एक उदाहरण की बात भी करेंगे। उदाहरण है हमारा जैसे एक पर्यटन, उदाहरण पढ़ेंगे पर्यटन, बात करेंगे पर्यटन। तो पर्यटन क्या है? पर्यटन एक प्रकार की यात्रा है जो आमोद यानी कि मनोरंजन के माध्यम से, मनोरंजन के उद्देश्य से की जाती है। अगर देखा जाए तो यह विश्व के सबसे बड़े सेवा क्षेत्रों में सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि अगर देखा जाए राजस्व और कुल पंजीकृत लोगों के हिसाब से देखा जाए तो यह विश्व का अकेला सबसे बड़ा सेवा क्षेत्र होगा। इसमें लगभग 25 करोड़ सबसे बड़ा 25 करोड़ की आय वाला तृतीयक क्रियाकलाप है। आप जानते हैं कि पर्यटन के क्षेत्र में पर्यटकों को आवास, भोजन, विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य इसमें किया जाता है। इसके साथ साथ पर्यटन की अवसंरचना, उद्योग, फुटकर व्यापार तथा शिल्प को भी प्रेषित करता है। छोटे हाथ कारकों को भी हमारा जो पर्यटन क्षेत्र है वो प्रेषित करता है, वो प्रभावित करता है। तो आप जानते हैं पर्यटन क्या है? एक प्रकार का हमारा सेवा क्षेत्र है। क्योंकि पर्यटन जानते हैं एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ लोग विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों से, विभिन्न
प्रदेशों से अपने मनोरंजन के लिए यहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसी में संबंधित अगला टॉपिक है पर्यटक के प्रदेश, यानी विश्व में कुछ पर्यटक प्रदेश ऐसे लगते हैं जहाँ पर सबसे अधिक पर्यटक वहाँ पर आते हैं। एक बात ध्यान रखनी है, जहाँ पर लोग घूमने के लिए आते हैं, जहाँ विभिन्न प्रकार के सोर्स होते हैं जो लोगों को मनोरंजन उपलब्ध कराते हैं, पर्यटन स्थल कहलाता है। और जो लोग घूमने के लिए आते हैं उनको हम पर्यटक कहते हैं, या आप पहले से जानते हैं। तो पर्यटक स्थल यानी पर्यटक प्रदेश, पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं विश्व में देखें तो विश्व में विभिन्न प्रकार के पर्यटक स्थल हैं। भारत के बारे में आप जानते हैं, भारत में आप देखते हैं गोवा है, केरला है, तिरुवनंतपुरम या तमिलनाडु है। विभिन्न प्रकार के पर्यटन स्थलों से हमारा भरा हुआ। आगरे की हम बात कर लेते हैं। विभिन्न प्रकार के पर्यटन स्थल हैं भारत में जो भारत की राजस्व में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं पर्यटन क्षेत्रों से विभिन्न प्रकार की सेवाओं का क्रियान्वयन होता है। इसके साथ साथ इससे विभिन्न प्रकार का रोजगार भी प्राप्त होता है, और इसके साथ साथ राजस्व की प्राप्ति देश को या विभिन्न प्रकार के विभिन्न राज्यों को होती है इसके माध्यम से। तो हम यहाँ बात करेंगे विश्व के पर्यटक प्रदेशों की। तो विश्व के पर्यटक प्रदेशों क्या थे? भूमध्य सागरीय तट के चारों ओर जो हमारा कोस्ट यानी ठंडा गर्म वाला स्थान कोस्ट क्षेत्र है, और भारत का पश्चिमी तट, भारत का पश्चिमी तट की हम बात कर रहे हैं, और विश्व की हम बात कर रहे थे भूमध्य सागर के तट वाला, भूमध्य सागर चारों क्षेत्र वाला हमारा कोस्ट प्रदेश, जहाँ पर सबसे अधिक पर्यटक क्षेत्र है, पर्यटक स्थल है, सबसे अधिक आकर्षक का क्षेत्र है। और अन्य में और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर शीतकालीन खेल प्रदेश हैं जो मुख्यतः पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहाँ मनोहरी दृश्य भूमियाँ होती हैं, वहाँ की जलवायु अच्छी होती है, और स्मारक होते हैं, विरासत स्थल होते हैं, विरासतें होती हैं, किले होते हैं जिनकी हम बात कर सकते हैं। तो वो हमारे केवल पर्यटक स्थल माने जाते हैं। जहाँ विश्व की हो जहाँ हम बात करें, चीन की दीवार की हम बात करें, एक प्रकार का पर्यटक स्थल रहेगा, या बुर्ज खलीफा की हम बात करें, एक प्रकार का पर्यटक स्थल रहता है, क्योंकि कुछ ऐसे महान स्थल हैं, महान निर्माणक या स्तंभ हैं जो पर्यटक का एक क्षेत्र बन जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पर्यटक स्थल विश्व में माने जाते हैं। आप अगर प्रैक्टिकली देखें तो बहुत सारे पर्यटक स्थल विश्व में देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करते हैं तो कुछ जैसे और भी कुछ पर्यटक स्थल हैं, जैसे हम बात करते हैं फूलों की घाटी के बारे में उत्तराखंड में हम सुनते हैं, या विभिन्न प्रकार के जो वन विहार होते हैं वो भी एक तरह से पर्यटक स्थल के रूप में सम्मिलित होते हैं। मसूरी की बात कर लेते हैं भारत में, कुल्लू मनाली की हम बात कर लेते हैं, जम्मू लद्दाख की बात कर लेते हैं, जो जहाँ की जलवायु, जहाँ की मनोरम छटा है वो एक से अधिक व्यक्तियों को आकर्षित करने का प्रयास करती है। ठीक है, अब हम शोर में बात करेंगे जो पर्यटक स्थल है या पर्यटन है। पर्यटन जो एक क्षेत्र है उसको प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं, यानी पर्यटन बढ़ेगा या कम होगा इस चीज़ को प्रभावित करने वाले कुछ कारक यहाँ पर रहते हैं। सबसे पहले हमारा आता है मांग। तो आप जानते हैं कि विगत शताब्दी में अवकाश के लिए मांग की तीव्रता से बढ़ी है, यानी जो हम सेवा क्षेत्र में लगे हुए लोग हैं, विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करने वाले लोग हैं, उन्होंने क्या है जो अवकाश की विभिन्न कंपनियों में काम करने वाले लोग हैं या कहीं भी काम करने वाले लोग हैं, क्या है उन लोगों ने अवकाश की मांग की है, यानी अवकाश की मांग तीव्रता से बढ़ी हुई है। और जब जीवन स्तर में सुधार करना चाहते हैं, अपने जीवन को मनोरंजन बनाना चाहते हैं, फुर्सत के समय में अधिक समय की आवश्यकता होती है, तो इसलिए अवकाश की वो मांग की गई है। और मांग जब बढ़ती है, अवकाश की मांग बढ़ती है, तो वो सिंपल सी बात है विभिन्न प्रकार के पर्यटन क्षेत्रों में अपने मन को सुख शांति प्रदान करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए की जाती है। हालांकि पर्यटन स्थल एक पार्टिकुलर स्थान भी हो सकता है, जहां आप रह रहे हैं वहां भी कोई पर्यटन स्थल हो सकता है आपके लिए या अन्य लोगों के लिए। ठीक है, तो पर्यटन स्थल वही है जहां पर लोग अधिक से आकर्षित होते हैं, सिंपल सी बात है। तो आप क्या करते हैं, फुर्सत के दिनों में या फुर्सत के समय में अवकाश मांगने के बाद आप विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में जाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला बढ़ता है हमारा मांग। तो मांग हमारे अवकाश की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, अवकाश की मांग चाहे हम पर्यटन की मांग कर लीजिए, पर्यटन की मांग क्यों होती है या अवकाश की मांग हम कर सकते हैं क्यों होता है। दूसरी हम बात कर सकते हैं परिवहन। परिवहन आप जानते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले साधन को हम परिवहन कहते हैं, पहुंचाने वाले साधनों को हम परिवहन कहा जाता है। तो परिवहन के साधन अगर सरल हैं, सड़कों का प्रकार, सड़कों की प्रकृति अच्छी होती है, या अन्य और परिवहन के जो साधन हैं वो अच्छी दशा में होते हैं, तो पर्यटन को प्रभावित करते हैं, क्योंकि लोग सुख में यात्रा और आनंद में यात्रा करना चाहते हैं, और विभिन्न प्रकार की समस्याओं रहित जीवन जीते हुए परिवहन को करना चाहते हैं, और पर्यटन स्थल पर पहुंचने का प्रयास वो करते हैं। अगर हमारा परिवहन का साधन अच्छा है तो आसानी से लोग पर्यटन स्थल की ओर आकर्षित होते हैं, क्योंकि वहाँ जाने की प्रकृति, वहाँ जाने की दशाएँ भी हमारे पर्यटन को प्रभावित करती हैं।
आप जानते हैं कि जैसे कुछ परिवहन के साधन ऐसे होते हैं जहाँ हाल ही के समय में क्या हुआ है, वायु परिवहन का विस्तार भी अधिक मात्रा में हो रहा है। तो ये परिवहन के साधन हैं हमारे पर्यटन को इस प्रकार से प्रभावित करेंगे। अगर प्रैक्टिकली आप देखें तो कुछ और भी हो सकता है। इसी प्रकार हम बात करते हैं, अब यहाँ एक चीज़ें और आती हैं कि पर्यटन को प्रभावित करने वाली कुछ चीज़ें और होती हैं। जैसे हम बात करते हैं जलवायु, तो जलवायु भी हमारा पर्यटन स्थल को प्रभावित करने वाला कारक है। जिस पर्यटन स्थल है वहाँ की जलवायु किस प्रकार की है, वहाँ लोग वहाँ की आनंदमय जलवायु है, वहाँ लोग आकर्षित हो रहे हैं, ये सब चीज़ें हमारी प्रभावित करती हैं। जैसे आप जानते हैं कि ठंडे प्रदेशों में अधिकांश लोग कुलीन विश्राम के लिए आते हैं, धूपदार मौसम की अपेक्षा वहाँ पर आने का प्रयास करते हैं, बर्फ़बारी का मज़ा लेते हैं, बर्फ़बारी में स्काइपिंग करने के लिए आते हैं वहाँ पर, या बर्फ़ के साथ खेलने का एक अलग ही आनंद होता है। तो वो जलवायु का ही एक रूप होता है बर्फ़बारी होना। या इसी प्रकार से हम बात कर सकते हैं जहाँ ऊंचे तापमान है, जहाँ ऊंचे स्थान है वहाँ तापमान कम होता है, या हल्की सी विभिन्न प्रकार की और जलवायु के जो क्षेत्र हैं वहाँ भी ये इस प्रकार से हमारे पर्यटन को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार बात करते हैं हमारा, हमने तीसरे नंबर की बात की थी भी जलवायु भी हमारा पर्यटन को प्रभावित करने वाला कारक होगा, आकर्षण कारण बनता है। इसी प्रकार हमारे चार बात करते हैं भूदृश्य भी हमारे पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारकों में सम्मिलित होता है। किस प्रकार से, देखिए आप लोग जानते हैं कि पर्यटन में अवकाश बिताना बहुत अच्छा होता है। तो इस प्रकार आप जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के भूदृश्यों का मतलब होता है विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक या पृथ्वी की बनावट। जैसे हम बात करते हैं पर्वतें, झीलें, या समुद्र तटीय मैदान, या बीच जिसकी हम बात करते हैं, समुद्र के मैदानों के बीच कहते हैं जिनको, ये हमारे भूदृश्य होते हैं। या घाटियों की बात करते हैं, सुंदर सुंदर घाटियों की बात करते हैं, ये हमारे भूदृश्य होते हैं और ये पर्यटन के लिए लोगों को आकर्षित करते हैं। ठीक है, आप जानते हो। इसी प्रकार हम बात करते हैं इतिहास एवं कला। तो विभिन्न क्षेत्रों के इतिहास और जो हम बात करते हैं ऐतिहासिक घटनाएं, वहाँ का इतिहास और वहाँ जो कलाकृति है, इतिहास एवं कला, यानी वहाँ की इतिहास और वहाँ का जो कलाकृति है, लोगों द्वारा कलाकारों द्वारा बनाई गई कलाकृतियाँ, चित्र आकृतियाँ, या विभिन्न प्रकार की सुंदर सुंदर मूर्तियाँ, ये एक पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारकों में सम्मिलित होती है। लोग उत्सुक होते हैं इतिहास को जानने में, विभिन्न प्रकार के स्थलों के इतिहास को जानने के लिए उत्सुक होते हैं, विभिन्न प्रकार की कलाकृतियों को देख करके वहाँ की जो उनकी एक कला है उसके गुणों को परखने का प्रयास करते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारी प्रैक्टिकली देखें तो आप प्रभावित करती होंगी। आप जानते हैं लोगों ने आप सुंदर सुंदर नगरों की बात कर लेते हैं, या सुंदर सुंदर महलों की हम बात करते हैं, तो वो एक प्रकार कलाकृतियाँ हैं, उसका इतिहास जानने की बात करते हैं। या किलों या विभिन्न प्रकार की गुफाओं के दीवारों पर अंकित जो कलाकृतियाँ हैं, विभिन्न प्रकार की चित्रकारी हैं, उनको लोग देख करके आकर्षित होते हैं, देखने के लिए आकर्षित होते हैं। ये इस प्रकार से हमारा होता है। ठीक है, इसी प्रकार अगला आता है हमारा संस्कृति और अर्थव्यवस्था। किसी प्रकार की संस्कृति और अर्थव्यवस्था भी लोगों को आकर्षित करने का प्रयास करती है। विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की संस्कृति, पहनावा, उनका रहन सहन, खान पान आदि लोगों को एक तरह से प्रभावित करती है आकर्षित होने के लिए, क्योंकि वो लोग देखना चाहते हैं और विभिन्न क्षेत्रों के बारे में जानने का वो प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरी अभिलाषा होगी कि मैं अब देश के विभिन्न विभागों में जाकर के देखूं और लोगों से मिलूं और वहाँ के बारे में जानूं कि लोग किस प्रकार से रहते हैं, क्या उनका खान पान है, सब चीज़ें उनके प्रैक्टिकली देखना अलग चीज़ होता है। इस प्रकार अर्थव्यवस्था की हम बात करते हैं। अर्थव्यवस्था यानी कि क्षेत्र में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, लोगों को आकर्षित करने का प्रयास करती है, वहाँ लोग किस प्रकार के क्रियाकलाप कर रहे हैं अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, ये भी एक प्रकार से हम बात करते हैं। तो उदाहरण के लिए हम बात करें, अमेरिका एक उच्च अर्थव्यवस्था वाला देश है, तो हर एक नागरिक की अभिलाषा होती है कि वहाँ जाकर के मैं देखूँ वहाँ के लोग किस प्रकार से रह रहे हैं, वहाँ की अर्थव्यवस्था क्या है, आय के साधन क्या हैं, किस प्रकार परिवहन के साधन हैं, सब चीज़ों को देखने का प्रयास करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पर्यटन वाला टॉपिक यहाँ पूरा हुआ है और कुछ टॉपिक अभी और बाकी हैं। बाकी टॉपिक को हम कवर करने का प्रयास करेंगे। अगली वीडियो में हम चतुर्थ क्रियाकलाप के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ तक आप समझ लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम यहाँ आती है तो जरूर कमेंट्स किया करें। ठीक है, और आपसे मैंने पहले ही बोला है कि दीक्षा ऐप को इंस्टॉल कर लें, इससे आपको पूरी की पूरी ये बुक्स PDF के रूप में वहाँ पर अवेलेबल मिल सकती है। एक चैप्टर वाइज वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं उसको आसानी से, और मेरे माध्यम से जो यहाँ पर आपको व्याख्यान मिलता है उसके हेल्प से आप अच्छा अध्ययन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।